वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे थे, सर्कुलेशन सिस्टम को बहुत सारे लेक्चर हमने कवर किए। आज हमें देखना है ईसीजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड वे पर क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, डायरेक्ट चीजें रटवा दी जाती हैं, आप लिख लेते हैं, आप रट लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट 90% टीचर्स नहीं बताते। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे टीचर नहीं बताते, लेकिन लगभग 90% टीचर इस चीज को डायरेक्ट लिखवा देते हैं। मेरे खुद टीचर जब मुझे पढ़ाते थे उसमें भी ऐसा किया गया था, डायरेक्ट चीजें लिखवा दी गई थी, मैंने रट ली थी। क्या होता है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, तो आपको ये नहीं याद रखना पड़ता। जब इससे क्वेश्चन आता है तो घूम फिर कर क्वेश्चन आता है, आपको ये नहीं याद रखना पड़ता है कि पी वेव में क्या हो रहा है, कि यूआरएस वेव में क्या हो रहा है, जो अंतराल है उस पर क्या हो रहा है। सारी चीजें आपको नहीं याद रखनी पड़ती। उसका एक सीधा सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप चीजों को समझेंगे, मेरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा कि कैसे ये ग्राफ बनकर आ रहा है, कहां से ये ग्राफ निकल रहा है। अगर आप इस चीज को समझेंगे तो कभी भी आपको कुछ चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, बायोलॉजी आपके लिए सिंपल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल वे पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ याद करने वाली इसमें बातें नहीं है। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आप एक बार बुक उठाकर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए कि हमने क्या क्या देखा अभी तक। सारे लेक्चर जो मैंने लेक्चर जैसे जैसे पढ़ाए सामने लिखे हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट पर जाइए, लेक्चर्स मिल जाएंगे, किसी भी टॉपिक का आप देख सकते हैं। आज हम ईसीजी देखने वाले हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ईसीजी को कहते क्या है, पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। 2 ही 4 पॉइंट है। ईसीजी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से हम इसे जानते हैं। इसको खोजा किसने था? एंथवेन नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी, जिन्होंने इसको बनाया था। सिंपल सी बात है। इसमें होता क्या है, ईसीजी में हार्ट के आवेगों का ये ग्राफ होता है, विद्युत आवेगों का ग्राफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका ग्राफ है? वैद्युत आवेगों का ग्राफ है। वैद्युत आवेग कहां से उत्पन्न होते हैं? मैंने आपको कार्डियक साइकिल भी पढ़ा दी, मैंने आपको हार्ट बीट भी पढ़ा दी, हृदय स्पंदन भी पढ़ा दी है। जहां पर मैंने एसए नोट की बात की थी, एवी नोट की बात की थी, आवेग कैसे गति करते हैं, उनका कंप्लीट ऑर्डर वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर कराया था। अगर आपको क्लियर है तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, नहीं क्लियर है तो लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने क्या कहा, ईसीजी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन ईसीजी वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दोनों टर्म अलग अलग हैं। एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईसीजी, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अच्छा, जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही होती है तो हमें कुछ ग्राफ प्राप्त होता है। ये ग्राफ जनरली अगर नॉर्मल ग्राफ है तो कुछ ऐसा प्राप्त होता है। अगर ये ग्राफ इधर उधर हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ विकार हमारे हृदय में है। मतलब ईसीजी का यूज हम किस लिए करते हैं? हृदय के विकारों का पता लगाने के लिए, हृदय में क्या विकार उत्पन्न हो रहे हैं इसका पता लगाने के लिए। ठीक है, जनरली इसमें वैद्युत आवेगों का अध्ययन करते हैं। अब एक डायग्राम सामने है, इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझिएगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात को। मैंने क्या कहा था, ये जो एसए नोड होता है इसको हम बोलते हैं पेसमेकर। आवेगों की उत्पत्ति कहां से होती है? जो आवेग होते हैं, आवेगों की उत्पत्ति कहां से होती है भैया? आवेगों की उत्पत्ति होती है एसए नोड से। एसए नोड के बाद आवेग कहां पर जाते हैं? एवी नोड पर जाते हैं, यानी एट्रीवेंट्रिकुलर नोड पर जाते हैं, फिर बंडल ऑफ हिज पर आते हैं, फिर किस पर आते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स पर आते हैं। ये इनका क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। अब हमें यही पढ़ना है, यही सारी चीजें, और इसी से कंप्लीट निकल कर क्या आता है? एक ग्राफ सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये इन्हीं आवेगों का तो एक ग्राफ है। इसको याद क्यों करना है? इसको समझना है हमें बच्चा कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैं एक बात बहुत ही क्लियर कट बताऊंगा। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो याद ही करेंगे, फिर और सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं बचता। ठीक है, समझिएगा मेरी बातों को, देखिएगा। पहले हमें क्या देखना है, एक चीज, कुछ चीजें आपको बताई दे रहा हूं। जैसे कि एक बात ये है कि अगर मैं बात करता हूं इनमें कुछ चार्ज होता है, तो चार्ज में आपको क्या याद रखना है? जो हृदय भित्तियों पर चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। ये किस पर होता है? ये हृदय भित्तियों पर होता है। ये किस पर होता है? हृदय भित्तियों पर होता है। किस पर होता है भैया? हृदय भित्तियों पर। अगर हृदय भित्तियों पर निगेटिव चार्ज है तो बाहर कौन सा चार्ज होगा? बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, ये बातें समझ में आई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप ये समझिए पोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है। अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम क्या बोलते हैं?
पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। लेकिन अगर बाहर निगेटिव चार्ज है और अंदर पॉजिटिव चार्ज है तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं विध्रुवण, मतलब डीपोलराइजेशन। लेकिन अगर ये निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया और पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हुआ, मतलब इसका क्या हो गया, फिर से ध्रुवण वाले में आ गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं पुनः ध्रुवण, मतलब रीपोलराइजेशन। ये बातें समझ में आई, ये बातें सारी की सारी बातें यहाँ पर लगने वाली है। ठीक, बाहर जो हृदय भित्तियों पर चार्ज है वो निगेटिव है, बाहर का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अब आवेग कैसे गति करता है इस बात को समझिएगा। SA नोड से आवेग उत्पन्न होगा और अब ये गति करेगा, ये इस तरह एक साथ ये गति करता है, ठीक है, एक साथ ये गति यहाँ पर करेगा और गति करके ये AV नोड तक आ जाएगा। ठीक है, तो आवेग जब गति कर रहा था तो सबसे पहले स्पीड में कहां पर आवेग उत्पन्न कहां से हुआ, आवेग उत्पन्न हुआ राइट अलिंद से। आवेग कहां से उत्पन्न हुआ, राइट अलिंद से। इसके बाद सबसे पहले कहां पर आवेग पहुंचेगा, सबसे पहले लेफ्ट अलिंद पर पहुंचेगा, क्योंकि लेफ्ट अलिंद इसके जस्ट बगल में ही है। फिर ये पहुंचेगा AV नोड पर। फिर कहां पहुंचेगा ये, AV नोड पर। ये क्या है, आवेगी की दिशा है, ध्यान दीजिएगा। AV नोड तक आवेग पहुंच चुका है। अब आवेग उत्पन्न कहां से हो रहा है, आवेग उत्पन्न हो रहा है राइट वाले अलिंद से। तो राइट वाले अलिंद से आवेग उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले राइट वाला अलिंद संकुचित होगा। राइट वाला अलिंद क्या होगा, संकुचित होगा। ठीक है, राइट वाला अलिंद क्या होगा, संकुचित होगा। फिर इसके बाद कौन संकुचित होगा, फिर इसके बाद संकुचित होगा लेफ्ट वाला अलिंद। और फिर AV नोड पर जैसे आवेग पहुंचेगा तो AV नोड पर आवेग पहुंचेगा तो क्या करेगा, ये नीलियों का संकुचन कर देगा। ये क्या कर देगा, नीलियों का संकुचन कर देगा। ठीक है, फिर AV के बाद कहां पर पहुंचेगा, ये बंडल ऑफ हिज पर पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा, ये जब नीले का संकुचन होगा जब AV नोड से ये बंडल ऑफ हिज पर पहुंचेगा, किस पर, बंडल ऑफ हिज पर पहुंचेगा, तभी नीलियों का संकुचन होगा, खाली AV पहुंचने पर नहीं हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। पहले ये SA नोड से चला तो SA नोड से जब ये चला तो इसने राइट अलिंद को और लेफ्ट वाले अलिंद को संकुचित कर दिया, ये AV नोड पर पहुंच गया। अब ये AV नोड से कहां पर जाएगा, बंडल ऑफ हिज पर जाएगा। और बंडल ऑफ हिज पर जैसे पहुंचेगा तो ये क्या कर देगा, नीलियों का संकुचन कर देगा। क्या कर देगा, नीलियों का संकुचन कर देगा। फिर इसके बाद ये पहुंचेगा पुरकुंजे फाइबर्स पर। तो पुरकुंजे फाइबर्स पर क्या हुआ, जब नीलियों का संकुचन हुआ, अब ये क्या होगा, फिर से नीले क्या हो जाएंगे, शिथिल अवस्था में आ जाएंगे। ये संकुचन अवस्था में थे, पुनः शिथिल अवस्था में आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नीलियों का शिथिलन होता है। यहाँ पर क्या होता है, नीलियों का शिथिलन होता है। अब ये सारी प्रक्रिया कैसे घटित हो रही है इस बात को आप समझिएगा। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने क्या कहा था, बाहर क्या है, यहाँ पर क्या है, भित्तियों पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज कैसे गति करता है इसी से हम बताएंगे, पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। तो देखिएगा, जब आवेग SA नोड पर था और ये AV नोड पर गति करा तो आवेग कुछ ऐसे गति कर रहा था, क्या आवेग कुछ ऐसे गति कर रहा था, आवेग कुछ ऐसे गति कर रहा था। मतलब जो आवेग गति कर रहा है, अगर आप इसकी दिशा देखेंगे तो आवेग ऐसे गति कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आवेग गति कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विध्रुवण हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पर विध्रुवण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विध्रुवण हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अलिंदों में विध्रुवण। मैंने क्या कहा, पहले राइट वाला अलिंद फिर लेफ्ट वाला अलिंद संकुचित होता है। संकुचित कैसे होता है, पहले होता है विध्रुवण। क्या होगा, विध्रुवण होता है। तो ये जो P वेव निकल के आ रही है बच्चा, ये जो P वेव निकल के आ रही है, अगर इस आधी P वेव की बात करता हूं तो ये क्या करता है, ये राइट वाले अलिंद को संकुचित करता है, ये राइट वाले अलिंद को क्या करेगा, संकुचन करेगा। और ये आधी पी किसको बताती है, ये आधी पी बताती है लेफ्ट वाले अलिंद का संकुचन, लेफ्ट वाले अलिंद का संकुचन बताती है। और ये पी वेव में होता क्या है, ये पी वेव में होता है विध्रुवण। क्या होता है, अलिंदों का विध्रुवण। यहाँ पर क्या होता है, अलिंदों का विध्रुवण होता है। क्या होता है, अलिंदों का विध्रुवण होता है। अब ये पी वेव का आपको समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। रटना तो नहीं पड़ेगा ना, नहीं रटना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आवेग, जब ये किस पर पहुंचे, AV नोड पर आवेग पहुंच गए। तो AV नोड पर आवेग जब ऐसे चलते हैं, देखिएगा ऐसे आवेग चल रहे हैं, AV नोड पर जैसे पहुंचते तो थोड़ी देर के लिए AV नोड पर आवेग रुक जाते हैं।
अच्छा चलिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो यहाँ पर एक आप देखिए तो यहाँ पर फिर से सामान्य ग्राफ है, यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आवेग गति नहीं कर रहे हैं, आवेग एवी नोड पर रुके हुए हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है जो आवेग हैं हमारे, जो आवेग हैं वो रुके हुए हैं। किस पर रुके हुए हैं, एवी नोड पर रुके हुए हैं, एवी नोड पर आवेग रुके हुए हैं। अब आवेग चलते हैं बंडल ऑफ हिज पर। जैसे ये बंडल ऑफ हिज पर चलते हैं तो मैंने पिछले लेक्चर पर मैंने आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाई, मैंने आपको हार्ट बीट पढ़ाई, वहां पर मैंने सारी चीजें पहले बता रखी हैं कि ऐसे नोड कहाँ होता है, ऑर्डर वगैरह सब कुछ डिटेल में कवर करवा रखा है यार, कुछ नहीं बचा। अब तो मैं यार पढ़ा रहा हूँ इस ग्राफ के लिए, फिर से इन चीजों को बताना पड़ रहा है मुझको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पिछले लेक्चर को नहीं लिए होंगे। ठीक है, तब फिर से बता रहा हूँ। तो क्या होगा, अब बंडल ऑफ हिज पर ग्राफ आएगा, मतलब बंडल ऑफ हिज पर आवेग आएगा। तो जब बंडल ऑफ हिज पर आएगा तो ये एवी नोड से बंडल ऑफ हिज पर आएगा, क्योंकि आवेग कहां पर रुका हुआ था, एवी नोड पर रुका हुआ था। तो यहां पर अब फिर से अगर मैं एक रेखा खींचूं तो क्या आवेग एक सीधी रेखा पर चल रहा है, हाँ चल रहा है भैया। मतलब फिर से यहाँ पर अगर मैं एक रेखा खींच रहा हूं तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ प्राप्त हो रहा है। इस रेखा को देखिए, ऊपर कौन सा चार्ज है, भित्तियों पर निगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ प्राप्त हो रही है, मतलब फिर से विध्रुवण हो रहा है। अब विध्रुवण कहां पर हो रहा है, निलियों पर हो रहा है, क्योंकि ये आवेग निलय पर आ चुके हैं। ऊपर वाला पोर्शन तो भैया क्या था, ऊपर वाला पोर्शन क्या था, ऊपर वाला पोर्शन अलिंद थे, नीचे वाले पोर्शन क्या होते हैं, निलय होते हैं। आवेग अब निलियों पर आ चुका है, निलियों की भित्तियों पर आ चुका है आवेग। ठीक है, तो अब ये निलियों पर आ चुका है, यानी हम कहेंगे ये जो यहाँ पर क्यू आर एस है, ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, निलियों का विध्रुवण होता है। निलियों का क्या होता है, विध्रुवण होता है, और इसी विध्रुवण के कारण क्या होता है, निलय संकुचित हो जाते हैं। निलय क्या हो जाते हैं, यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, निलय संकुचित हो जाते हैं। सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, टू द पॉइंट लिखवाऊंगा, अभी केवल समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, निलय का संकुचन हुआ। तो पी वेव में क्या हुआ था, पी की आधी वेव बताती है राइट हैंड वाले, मतलब राइट वाले अलिंद का संकुचन, और आधा बताता है लेफ्ट वाले अलिंद का संकुचन। इसी तरह क्यू आर एस में क्या बताता है, क्यू आर एस बताता है निलय का संकुचन। अब पहले अलिंदों का संकुचन हुआ, निलयों का संकुचन हुआ, हार्ट इस तरह आ चुका है, हार्ट इस तरह से इस तरह आ चुका है। अब क्या होगा, इनका शिथिलन होना चाहिए, हार्ट को ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो ग्राफ, यहाँ पर फिर से कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि अभी भी जो आवेग है वो कहां पर ठहरा हुआ है, बंडल ऑफ हिज पर आवेग अभी भी है। थोड़ी देर तक के लिए बंडल ऑफ हिज पर रहता है, इसके बाद ये पुरकिंजे फाइबर्स पर जाता है। किस पर जाएगा, पुरकिंजे फाइबर्स पर जाएगा। ये जो शाखानुमा संरचना आपको दिख रही है, ये कंप्लीट संरचना क्या है, ये कंप्लीट संरचना पुरकिंजे फाइबर्स को बताती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई एक पार्टिकुलर आपको दिशा नहीं दिखेगी। अगर आप वेक्टर देखेंगे, दिशा देखेंगे तो कुछ ऐसी दिशा दिखेगी। मतलब अगर आप देखना चाहें तो भित्तियों से ये क्या हो रहा है, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहा है। मतलब यहाँ पर पुनः ध्रुवण हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पुनः ध्रुवण हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टी वेव होती है उसमें पुनः ध्रुवण होता है। और पी वेव है कहाँ, अभी ये आवेग है कहाँ, निलियों पर है, मतलब यहाँ पर निलय का पुनः ध्रुवण होगा, यहाँ पर निलय का पुनः ध्रुवण होगा। मतलब मैं कहूंगा यहाँ पर निलियों का शिथिलन होगा। क्या होगा, निलियों का क्या होगा, शिथिलन होगा। यहाँ पर क्या होगा, निलियों का शिथिलन होगा। अब फिर से मेरी बात को समझिएगा, आवेग अभी हार्ट हमारा इस तरह है, ध्यान दीजिएगा, हार्ट हमारा इस तरह है, आवेग अभी एस ए नोड पर है। जैसे एस ए नोड से आवेग चलेंगे, एवी नोड तक पहुंचते पहुंचते अलिंद जो है उनका संकुचन हो जाएगा, अलिंदों का संकुचन हो जाएगा। अब ये निलय पर पहुंच चुके हैं तो ये निलय को क्या करेंगे, संकुचित करेंगे। अब निलय संकुचित हो गया तो फिर से तो शिथिलन होना चाहिए निलय का, तो निलय का फिर से शिथिलन होगा जब विध्रुवण होगा, और निलय का फिर से शिथिलन हो जाएगा, फिर से पुनः अपनी अवस्था पर आ जाएंगे। ये पूरा ग्राफ आपको समझ में आया क्या, टू द पॉइंट मैंने समझाया है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर समझाया है। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में कवर हुई होंगी। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स की बात करता हूं, तो चलिए फिर हम बात करते हैं पी वेव की। सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया, मुझे केवल आपको पॉइंट लिखा देना।
ठीक है। पी वेव में क्या हो रहा था, अलिंदों का विध्रुवण हो रहा था, जिसके कारण अलिंदों में संकुचन हो रहा था। पहले कौन सा अलिंद, अगर मैं इस पी वेव की बात करता हूं तो ये कौन सा बताता है, पहला जो आधा पी बताता है वो राइट वाले अलिंद का संकुचन बताता है, और ये क्या करता है, ये लेफ्ट वाले अलिंद का संकुचन बताता है। दोनों बातें समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अलिंदों का विध्रुवण होता है, जिसके कारण अलिंदों का संकुचन होगा। और ये बात भी यहाँ पर मैंने लिखा कि आधा भाग में क्या होता है, लेफ्ट वाला और आधा राइट वाला। ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं QRS वेव को। तो QRS वेव में क्या हो रहा था, QRS वेव कहां पर थी, नीलियों पर थी। वेव कहां पर पहुंच चुकी थी, नीलियों पर पहुंच चुकी थी, बंडल ऑफ हिज पर पहुंच चुकी थी। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि QRS जो वेव होती है उसमें आवेग कहां पर होते हैं। तो आवेग कहां पर होते हैं, आवेग होते हैं बंडल ऑफ हिज पर। मैंने पहले ही बता दिया। क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे यहां से बनते हैं, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नीलियों का क्या होता है, विध्रुवण होता है, मतलब नीलियों का संकुचन यहाँ पर होगा। समझ में आया QRS में। और ये क्यों, ये ग्राफ इतना ऊपर क्यों गया, ये भी समझिए। क्योंकि जो बंडल ऑफ हिज है, आवेग कहां पर है, समझिएगा मेरी बात को। यहां पर आवेग की अगर मैं बात करता हूं तो आवेग बंडल ऑफ हिज पर आ चुका है। आवेग कहां है, बंडल ऑफ हिज पर आ चुका है, ठीक है। और बंडल ऑफ हिज ना मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम गतिशील होते हैं आवेग, मैक्सिमम गतिशील होते हैं आवेग। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, आवेग SA नोड से चले, ऐसे आवेग चल रहे हैं, ऐसे आवेग चल रहे हैं, AV नोड पर पहुंच गए। लेकिन AV नोड से जैसे बंडल ऑफ हिज पर आवेग कूदते हैं, पहुंचते हैं, तो बंडल ऑफ हिज को ऐसे गति कराता है, बंडल ऑफ हिज को ऐसे गति कराता है, बहुत ही स्पीड में गति कराता है। इसलिए जो ग्राफ है बहुत ही ऊपर उठ जाता है। QRS ग्राफ ऊपर क्यों उठा, क्योंकि यहाँ पर तीव्रतम स्पीड होती है आवेगों की, बहुत ही स्पीड में आवेग जाते हैं और निलय का संकुचन कर देते हैं, निलय का विध्रुवण कर देते हैं। तो इसीलिए ये ग्राफ हमें ज्यादा प्राप्त होता है, ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और टी वेव की बात करते हैं। तो टी वेव में निलय का पुनः ध्रुवण होता है और निलय का अनुशीतलन हो जाता है, मतलब निलय शिथिलन अवस्था में आ जाते हैं। निलय संकुचित हुए थे, फिर शिथिलन अवस्था में आ जाते हैं। ये सारे वेव समझ में आ गए आपको, आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ नोट्स की। यहां पर अगर मैं ये कहूं कि टी वेव के अंतराल में कमी है, मतलब टी वेव जो है वो थोड़ा सा कम हुई, घट कर दिखी हमें, तो ऐसा अगर नॉर्मल, अगर सब कुछ नॉर्मल है तब तो किसी की बात ही नहीं भाई, आपका हृदय बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर कुछ कम और ज्यादा हो रहा है, अगर टी वेव कम हुई तो हम कहेंगे कोरोनरी इस्केमिया से आप ग्रसित हैं, कोरोनरी इस्केमिया आपको हो चुका है। लेकिन अगर QRS वेव कम हो रही, जो कि सबसे ज्यादा थी, अगर ये कम हो गई तो इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन। आपको क्या हो चुका है, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो चुका है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना, केवल दो टर्म आपको याद रखना है। ये टू द पॉइंट बताए गए हैं, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बता दिया गया है, ज्यादा जानकारी नहीं लेना इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इंटरवल्स, मतलब अंतराल को देखते हैं। P और Q के बीच के अंतराल में क्या होता है, P और Q के बीच के अंतराल में क्या होता है, पहले तो इस बात को समझते हैं। देखिएगा, पहले मैं पॉइंट लिखा देता हूं और फिर इसके बाद मैं ग्राफ भी बता देता हूं, फिर इस चीज को क्लियर करता हूं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट सामने आपको दिख रहे होंगे, तो समझिएगा मेरी बात को। P और Q, ये मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाया, ये मैंने क्या बना दिया, सॉरी इस ग्राफ को हटाते हैं, इस ग्राफ को आप कर दीजिए कैंसिल, थोड़ा सा खराब बन गया था ये ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, ये क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R, ये क्या है S। यहां पर बात हो रही है P और Q अंतराल की। यहां पर किसकी बात हो रही है, P और Q अंतराल की। यहां पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, अगर यहां पर हम देखें P और Q अंतराल में, तो यहां पर होता है एट्रियल वेंट, जो एट्रियल रहते हैं मतलब अलिंद जो रहते हैं, उनमें डीपोलराइजेशन से वेंट्रिकुलर मतलब निलय में डीपोलराइजेशन के मध्य का अवकाश ये होता है। समझिएगा मैंने क्या कहा था, यहां पर मेरी बात को ध्यान से चीजों को समझिएगा, तभी बातें समझ में आएंगी, नहीं तो बातें नहीं समझ में आएंगी, केवल आप रटते रह जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, मैं एक बार कलर चेंज करता हूं, आपको और बेहतरीन तरीके से चीजों को क्लियर करता हूं, ठीक। ये वेव को देखिए, मैंने P वेव में क्या बताया था, मैंने यहां पर कहा था कि अलिंदों का क्या होता है, अलिंदों का डीपोलराइजेशन होता
होता है, मतलब एट्रियम डीपोलराइजेशन होता है। और QRS में क्या होता है, QRS में क्या होता है, वेंट्रिकुलर, मतलब क्या होता है यहाँ पर नीलियों का डीपोलराइजेशन होता है। लेकिन अगर मैं कहूं P और Q के बीच के अंतराल में क्या हुआ, तो P वाले पर क्या हुआ, P वाले पर हुआ अलिंदों का विध्रुवण, और QRS में क्या हुआ, नीलियों का विध्रुवण। इन दोनों के बीच का जो अवकाश है उसको हम बोलते हैं PQ इंटरवल्स, मतलब PQ अवकाश। समझ में आया क्या? यहाँ पर क्या होता है, अलिंदों से नीलियों तक पहुंचने में लिया गया समय है। क्या है, अलिंदों से नीलियों तक पहुंचने में लिया गया समय। जब मैं आपको अभी हाइट वाला समझा रहा था, जब SA नोड से AV नोड पर क्या आ चुके थे, आवेग, SA से AV नोड पर आवेग आ चुके थे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये है SA नोड से AV नोड तक क्या हो चुके थे, आवेग आ चुके थे। ये AV नोड कहां पर होता है, ये AV नोड होता है अलिंद पर। फिर इसके बाद ये कहां पर जाएंगे, ये जाएंगे बंडल ऑफ हिज। लेकिन अभी ये बंडल ऑफ हिज पर पहुंचे नहीं है, मतलब हम कहेंगे ये अलिंदों से नीलियों में पहुंचने के बीच का अंतराल है, समय है। ठीक है, इसको हम PR अंतराल के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो समय अंतराल होता है 0.16 का होता है। कार्डियक साइकिल मैंने आपको पढ़ा दी है। अलिंदों का संकुचन और शिथिलन कितने में होता है, 0.8 सेकंड में हो जाता है, और नीलियों का कितना होता है, 0.8 सेकंड में हो जाता है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तब आप कार्डियक साइकिल को देखें। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? अब हम देखते हैं S और T। जो S और T है, मतलब ये यहां पर अगर आप ग्राफ में देखें तो ये S हो गया, और ये वाला क्या है बनता है, ये वाला T है। इसके बीच के अंतराल में कौन कौन सी चीजें घटित हुई, केवल और केवल एक पॉइंट आप याद रखिए, यहाँ पर क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन के मध्य का अंतराल है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं S में, तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर, मतलब यहाँ पर वेंट्रिकुलर में डीपोलराइजेशन विध्रुवण हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, विध्रुवण के बाद पुनः ध्रुवण जो होगा, उनके बीच का अवकाश रहता है। सारी चीजें मैंने आपको समझाई दी है पहले, कुछ ऐसी बातें नहीं जो मैंने उस दौरान नहीं समझाई, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं P और P इंटरवल्स पर। मतलब ये क्या था, ये यहाँ पर P था, और ये क्या है, यहाँ पर P है। ठीक है, मतलब यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो एक ग्राफ है ना, ये एक हार्ट बीट को, मतलब एक हृदय स्पंदन को प्रदर्शित करता है, और इसका समय अंतराल होता है 0.8 सेकंड। कितना होता है, 0.8 सेकंड। अगर इस ग्राफ की मैं बात करता हूं, इस ग्राफ की बात करता हूं, आपसे पूछता हूं कि इसमें आप कितने हृदय धड़कन देख पा रहे हैं, तो इसमें टोटल कितने हृदय धड़कन होंगी, हमें P गिने लेना। एक P ये हो गई, एक P ये हो गया, इसके बाद ये P हो गई, और एक P ये हो गई। अगर मैं हृदय धड़कन की बात करता हूं तो एक P ये, एक अंतराल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। मतलब यहाँ पर टोटल 3 हृदय स्पंदन देखने के लिए मिल रहे हैं, 3 बार हार्ट बीट देखने के लिए मिल रही है। ऐसे हम इस ग्राफ को देखते हैं। इतनी बातें समझ में आई, टू द पॉइंट बताई गई हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए बच्चा। सारी चीजें बहुत ही डिटेल में मैंने रख के बताया है। आई होप कंप्लीट लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर बताएंगे कि मुझे लेक्चर अच्छा लगा, मुझे सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, तो कहां पर नहीं आई ये आपको कमेंट जरूर करना है। बाकी सब्सक्राइब वगैरह के लिए मैं कभी कहता भी नहीं, लेकिन कमेंट के लिए अक्सर मैं बोलता रहता हूँ, ये कमेंट एक बार करिए ताकि मुझे ये पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। 1-2 लेक्चर और बचे हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और पढ़ेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक, सारी चीजें समझ में आई। फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।